नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, जो बच्चे केवीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये हमारी महत्वपूर्ण किताब है। इसे आप जरूर लेकर के पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है, सार गर्भित तरीके से मैंने तैयार किया है और इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे तथ्य दिए गए हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है आप देखेंगे, आपके ही सिलेबस के हिसाब से इसमें सब कुछ दिया गया है। वन लाइनर है और पीछे जो हैं सवाल दिए गए हैं। और यहाँ से मैंने देखा अभी एनवीएस की जो परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इस महत्वपूर्ण किताब को आप जरूर लेकर के पढ़िए। एक तरह से आपका रिवीजन नोट्स है। बहुत बढ़िया ये तैयार किया गया है। इस किताब को तैयार किया है मैंने बहुत अच्छे से। और इसमें आप देखेंगे संपूर्ण जो आपका कोर्स है वह दिया गया है। तो इसे जरूर आप पढ़ें। जैसे अभी हाल की परीक्षा में, अभी जो एनवीएस की परीक्षा हुई है 2 पॉली में, तो उसमें मैंने देखा बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए। हालांकि मेरी सारी किताबें इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए, भारतीय चित्रकला का इतिहास। मैं बार बार इसलिए इस किताब को आपके सामने रखता हूँ कि आप इस पर गौर करिए। चूंकि मैं देखा जैसे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी की परीक्षा में सैंधव घाटी सभ्यता, सैंधव घाटी सभ्यता से सवालों का एक तरह से भरमार बॉम्बिंग होती है। तो इसको नजर में रख करके आपको काम करना है पढ़ाई लिखाई का। बहरहाल आप देखेंगे, जैसे हम कुछ सवालों पर चर्चा कर ले। जो अभी एनवीएस की परीक्षा हुई है उसमें कुछ सवाल आए हैं। खास करके जैसे एक सवाल पूछा गया था, मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर जो लिपि प्रयुक्त हुई है या उत्कीर्ण है, वह कौन सी है? हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ करके कुछ जाते हैं और सवाल थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया जाता है। मैंने अंग्रेजी में न देते हुए भाव चित्रात्मकता की बात की थी। भाव चित्रात्मक, ये जो मुद्राएं हैं उन पर जो लिपि खुदी है वह भाव चित्रात्मक है। मतलब देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है हायरोग्लिफिक लिपि। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर, अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार आपको इस संदर्भ में बताते रहता हूँ कि किताबें भी पढ़िए। क्योंकि बिना किताब पढ़े जो सवालों का आप देखिए ना, कितने गहराई से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप किताब नहीं पढ़ते तो आप उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे कि आप देखिए, ये हमारी भारतीय चित्रकला के इतिहास वाली किताब, बार बार मैं फोकस करता हूं कि आप इस किताब को लेकर के पढ़िए, क्योंकि इसमें तमाम दुर्लभ जानकारी है। आप देखेंगे जो सैंधव घाटी सभ्यता का मैंने इसमें चैप्टर दिया है, उसमें बहुत एक ही जगह आप देखेंगे, कहीं किसी किताब को ढूंढने, जैसे एक सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से सैंधव घाटी सभ्यता का वह स्थल जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता में नहीं था, मतलब उससे इतर था। तो आप देखिए लोथल, ये जो लोथल है वह भोगवा नदी के तट पर है। तो इसे आप अलग कर सकते हैं। या इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो इस किताब में आपको मिल जाएंगे। खास करके वास्तुकला से संबंधित, या जैसे हम कहेंगे कांसे की नर्तकी की माप पूछ लिया था। हालांकि माप जो उसमें मेजरमेंट दिया हुआ गलत दिया हुआ है, तो उस माप पर आप गौर करिएगा। आप देखेंगे मेल टोर्सो के बारे में भी कई बार सवाल पूछा गया। हालांकि इस बार जो मेल टोर्सो एक सवाल पूछा गया मेल टोर्सो को लेकर के, हमें लगता है कि उसका उत्तर जो दिया गया है गलत दिया गया। मैं उस सवाल पर चर्चा कर लूं। देखिए, ये सवाल पूछा गया है एक मेल टोर्सो। देखिए, अगर आप हड़प्पा की बात करेंगे बच्चों, तो वहां पर 2 धड़ पाए गए हैं। एक लाल बलुए पत्थर से निर्मित है और दूसरा काला पत्थर से। तो ये जो सवाल है, ये सवाल पूछा गया इसमें कि हड़प्पा से प्राप्त नृत्यरत पुरुष धड़ किससे निर्मित है? तो आप देखेंगे कांस्य है, मृण्मय मतलब मिट्टी या टेराकोटा, बलुआ पत्थर मतलब सैंडस्टोन, या चूना पत्थर। तो आप देखेंगे ये जितने ऑप्शन दिए गए, जो 4 ऑप्शन दिए गए, ये चारों के चारों क्या है, गलत है। अगर नृत्यरत पुरुष धड़ की बात, मतलब डांसर की बात कर रहा है, मेल डांसर की बात कर रहा है, और जो लोग जरा सा भी ध्यान दिए होंगे तो मेल डांसर का जो माध्यम है वह काला पत्थर है, मतलब ब्लैक स्टोन है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा जरूर से। और बाकी सारे सवाल बहुत अच्छे। जैसे एक सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल
जो भारत में नहीं है वर्तमान में, तो मोहनजोदाड़ो। चूंकि मोहनजोदड़ो के बारे में बार बार यह सवाल पूछा जाता है, चाहे मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा। चूंकि कई बच्चों ने बार बार हमसे सवाल पूछने का ये प्रयास किया कि सर आप ये बताइए कि सैंधो घाटी सभ्यता में कुल कितने प्रमुख नगर थे। देखिए फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर प्रमुख नगरों की बात हो तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह सैंधो घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। लेकिन अगर सवाल ऐसे बनता है कि कितने नगरों को, मतलब कितने ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। देखिए नगर कैसे बनता है आप देखेंगे, एक बुनियादी जो उसका स्वरूप होता है नगर का, वह मायने रखता है। हालांकि 6 ऐसे नगर थे जहां पर जो नगर के लिए पर्याप्त सुविधा है, या हम कहेंगे नगर के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, यह 6 नगर उसका पालन करते थे। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा, कितने ऐसे स्थल जिन्हें नगरों की संज्ञा दी जा सकती है, तो आप बताएंगे 6 नगर। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, और किताब में मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है उसमें आप जाकर के पढ़ें। एक सवाल देखिए और पूछा है बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने बात किया भी पहले कि मोहरे मोहरे या कॉइन्स, इसमें सवाल पूछा गया कि सिंधु जो मोहरे प्रयुक्त हुई हैं किसमें, व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, परिचय के लिए, कि मुद्रा के लिए। तो व्यापार के लिए एक तरह से ये मोहरे जो थी लेन देन का माध्यम थी। तो इसे भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल अच्छे पूछे गए हैं। जैसे आजकल की जो परंपरा है, यूजीसी नेट ने यह परंपरा शुरू की, चित्र दे करके उन सवालों से, मतलब उन चित्रों से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे अब ये देखिए चांवर धारणी यक्षिणी है, पहले ये पटना म्यूजियम में थी, अब बिहार म्यूजियम में है। तो इस चित्र पर गौर करें, और जो मेरी किताब आ रही है भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला का इतिहास, उसे अच्छे से पढ़ें। उसमें मैंने चित्र के साथ साथ इस प्रतिमा का बहुत ही सुंदर व्याख्या किया है मैंने, तो उसे ध्यान से देखें। बहरहाल जैसे एक सवाल पूछा गया, कई बार देखिए आप भ्रमित होते हैं अजंता को लेकर के। अजंता को लेकर के एक सवाल पूछा गया कि अजंता का जो अजंता में चित्रण हुआ उसका माध्यम क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं पहले से भी जोर देता रहा, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ाता था, कोचिंग पढ़ाता था शुरू में, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे जानते होंगे व्यक्तिगत रूप से भी। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो माध्यम है टेम्परा है, क्योंकि टेम्परा भारतीय चित्रकला की पारंपरिक विधा है। आप फ्रेस्को की बात मत करिए, जब विकल्प में टेम्परा है तो हम सीधे सीधे टेम्परा पर ही फोकस करेंगे, मतलब टेम्परा की ही बात करेंगे। यही नहीं, आप देखिए अजंता से लेकर के जितनी भी भारत में गुफाएं चित्रित हुई, इनके अलावा भी देखिए लघु चित्रों में भी आप देखिए यही विधा। एक सवाल पूछा गया राजस्थानी लघु चित्रों का माध्यम क्या, वहां पे भी आप टेम्परा पाएंगे। मुगल में भी टेम्परा पाएंगे, पहाड़ी में भी टेम्परा पाएंगे। हाँ, जल रंग का जो प्रचलन शुरू हुआ था कंपनी शैली से, जब हमारा देश एक तरह से 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, वहां से बहुत सारे, ब्रिटेन से बहुत सारे जो व्यावसायिक चित्रकार थे अपने करियर की तलाश में भारत आए, और वह अपने साथ जल है, तैल है, ईजल है इत्यादि तकनीक ले आए। और देखिए तभी से ऐसा माना जाता है, और खासकर देखिए आधुनिक कला की जब हम बात करते हैं तो जल रंग का एक हम कहेंगे बड़ा प्रभाव था, और जल रंग में भी खास करके वॉश टेक्निक, प्रक्षालन विधा जिसे कहा जाता है, और जिसके जनक थे हमारे देश में अवनींद्रनाथ टैगोर। तो पढ़िए किताब में हमने बहुत बढ़िया सब काम किया हुआ है। चलिए कुछ और सवाल मैं आपसे चर्चा कर लूँ, चूँकि सवाल जो आए हैं बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं, और इन सवालों पर चर्चा होनी ही चाहिए। जैसे देखिए एक सवाल इसमें पूछा गया है कि मथुरा कला परंपरा निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला शैली से संबंधित है। प्रागैतिहासिक सिंधु मूर्तिकला, मौर्य मूर्तिकला, और उसके साथ साथ गुप्त मूर्तिकला। अब बच्चे बहुत सारे भ्रमित होकर के इसमें कोई मौर्य कला, कोई प्रागैतिहासिक कला, और तमाम कोई सिंधु मूर्तिकला लगा करके चलाया, और इसका जो आयोग ने उत्तर माना है गुप्त मूर्तिकला।
देखिए, अगर हम मथुरा की बात करें, मथुरा शैली से आप क्या समझते हैं? ऐसा नहीं कि मथुरा जो कुषाण काल में ही कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा प्राचीन काल से ही कला का प्रमुख केंद्र रहा है। और देखिए, यक्ष यक्षिणी बाद में देखिए जो भगवान बुद्ध या उनसे संबंधित जो अवतार थे, जैसे बोधिसत्वा या उसके साथ साथ तमाम जैन तीर्थंकर, इनका जो बाद में अंकन हुआ, उत्कीर्णन हुआ, या बाद में जो कलाकारों ने मूर्तियां गढ़ी, मूर्तिकारों ने, उस स्वरूप के पीछे कहीं ना कहीं आधार के रूप में यही यक्ष और यक्षिणी थे। और यक्ष यक्षिणी कहीं ना कहीं मथुरा कला की देन है। और मथुरा में जो कला का विकास हुआ प्राचीन काल से लेकर के लगभग मध्यकाल तक, तो देखिए गुप्त काल में भी, और गुप्त काल में भी देखिए जो चूंकि एक सवाल और पूछा गया कि जो मथुरा में मूर्तियां बनाई गई उसका माध्यम क्या है? चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। मैं म्यूजियम में गया था, विजिट किया मैंने राजकीय संग्रहालय मथुरा, अब उसे राजकीय संग्रहालय मथुरा के नाम से जानते हैं। तो वहां पर कई ऐसी मूर्तियां हैं जो कि देखने योग्य थी। और यहीं पर देखिए कटरा से प्राप्त जो सीटेड बुद्धा, बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, एक गुप्तकालीन और खड़े हुए बुद्धा जो अभय मुद्रा में, मैंने फेसबुक पे मैंने अपडेट भी किया हुआ है उस चित्र को, और उसके साथ साथ उसकी मैंने व्याख्या भी की है। जो बच्चे मुझे नए सिरे से जानते हैं, आप मेरे फेसबुक जो आईडी को भी फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर, चूंकि मैं कहीं भी भ्रमण करता हूं या जो भी जानकारी जुटाता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर साझा करता हूं। तो इस तरह का जो सवाल पूछा जाए तो आप उसका उचित उत्तर लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए, जैसे एक सवाल पूछा, बहुत बढ़िया, कुछ हम और सवालों पर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, एक सवाल पूछा गया कि महाबलीपुरम में स्थित गंगा अवतरण मूर्ति में ऊपरी बाईं तरफ एक पुरुष आकृति है और जो एक पांव पर खड़ी है वह है भगीरथ। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अर्जुन की तपस्या भी बताया है, तो कभी भी भगीरथ न देकर के अगर अर्जुन की तपस्या, तो भी वह क्या है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो दृश्यावली है यह महाभारत कथा पर आधारित है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप सोचिए, उतने बड़े जो ग्रेनाइट प्रस्तर को, हालांकि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो एक ही फलक पर अंकित यह सबसे बड़ा, एक तरह से हम कहेंगे कि उकेरण है, यह उत्कीर्ण दृश्य है, यह संसार का सबसे बड़ा उत्कीर्ण दृश्य है। यह भी कभी सवाल पूछा जा सकता है कि एक ही फलक पर अंकित या उत्कीर्ण विश्व का सबसे बड़ा दृश्य कहां पर है, तो आप बताएंगे महाबलीपुरम का जो गंगावतरण है। तो यहां से भी सवाल कई पूछे जा रहे हैं, आप उसका उचित उत्तर लगाएं। अब देखिए, एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा गया। मैं जैसा कि आपको बताया, वन लाइनर का जमाना गया। अब वन लाइनर के साथ साथ आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। आप देखेंगे, एक सवाल पूछा गया कि ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों को कौन सी खानों से उत्खनित किया गया था? मैंने लिखा भी हुआ है, राजस्थान की मकराना की खदानें। जो राजस्थान में मकराना है, वहां से जो पत्थर संगमरमर निकाला जाता है, जो खोद करके निकाला जाता है, उसी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है ताजमहल में। और देखिए, बहुत सारे और भी अच्छे सवाल हैं। आप देखिए, एक सवाल मैंने दिया हुआ है, शायद किसी किताब में आप नहीं पाएंगे। मेवाड़ लघु चित्रकला का सबसे विकसित रूप दिखाई देता है, और इसमें देखिए उत्तर में है पालम भागवत। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जो किताब है ये बड़े काम की है, आपको मतलब आपके लिए बड़े काम की है, इसे जरूर आप पढ़ें। जैसे हम राजस्थानी शैली को खोलते हैं, जो हमारा लेसन है राजस्थानी लघु चित्रकला, आप देखिए ऊपर की पैराग्राफ में आप देखिए दिया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सवाल जरूर घुमा करके पूछे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी आपको भाई देखिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी गाइडें हैं आप उन्हें पढ़िए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन ये जो हमने महत्वपूर्ण किताबें लिखी इन्हें भी आप पढ़िए, क्योंकि कुछ दुर्लभ जो तथ्य आपको इस किताब में मिलेंगे। हर पुस्तक की अपनी एक सीमा होती है। तो आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि स्थानीय लोक कला रूपों और जनता गुजरात की महान कला परंपराओं के तत्वों के मिश्रण से जन्मी
इस प्रारंभिक कला शैली का जो विकसित रूप है 1555 ईस्वी के पालम भागवत चित्रों में देखा जा सकता है। अगर हम आपसे सवाल करें कि सबसे प्राचीन राजस्थानी शैली कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो आप बताएंगे मेवाड़। वही सवाल देखिए थोड़ा सा घुमा करके, अब सवाल आपसे यही कर लिया गया, मेवाड़ शैली का सबसे विकसित रूप किन चित्रों में दिखाई देता है? देखिए ना 1555 ईस्वी के पालम भागवत चित्रों में। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और इस किताब को जरूर पढ़ें। तो देखिए कुछ और सवाल पर हम चर्चा कर लें। जैसे देखिए एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा मैंने, देखिए शुरू में ही बताया कि सवाल घुमा करके पूछे जा रहे हैं। राजस्थानी पेंटिंग बनी ठनी का आकर्षक भाग है। देखिए कितना विशेषता पूछ लिया। यहां पर ये नहीं कि बनी ठनी का चित्रांकन किस शैली में हुआ, बनी ठनी का अंकन किस चित्रकार ने किया, बनी ठनी कहां पर। अब विशेषता, कलागत विशेषता की बात हो रही है। और देखिए यह परंपरा चल पड़ी, यूपी में भी इस तरह के सवाल आने हैं, तो उसके लिए किताबें कहीं नहीं पाएंगे आपकी क्या है। और देखिए अब आप देखिए ना इसमें क्या है विकल्प, आकृति, रंग, पारदर्शी कपड़े, सजावटी, अलंकरण। सजावटी का मतलब होता है डेकोरेशन या अलंकरण। और मैंने लिखा भी हुआ है, ये जो देखिए जो किताब है राजस्थानी शैली को मैं खोल लिया हूं और पहुंच रहा हूं मैं यहां पर किशनगढ़ शैली। ये देखिए किशनगढ़ शैली, ये मोनालिसा पे आया मैं। आप देखिए इस चित्र को भी मैंने छापा हुआ है, इसीलिए मैंने इस चित्र को छापा। आप देखें इस चित्र को, कोई अंतर आप पाते हैं? आप देखिए कितना मौलिक काम हुआ है। शायद आप इस चित्र में और इस चित्र में कोई अंतर नहीं पाएंगे। और आप देखिए इस चित्र की क्या विशेषता है, कुछ थोड़ी सी कल्पना करिए, है ना, कल्पनाओं को थोड़ा सा उड़ान दीजिए, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। तो यहां पर सब कुछ मैंने मेंशन किया। देखिए बनी ठनी के बारे में भी मैंने लिखा हुआ, आप यहां से पढ़े सब कुछ सारगर्भित तरीके से। बेमतलब की बात ही मैंने नहीं की, सिर्फ आपके काम की बात की है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वहां से 10 सवाल निकल करके आ रहे हैं, तो इस किताब को लीजिए। अच्छा देखिए कुछ सवाल पर और मैं चर्चा कर लूं। जैसे हाँ, बूंदी शैली के चित्रों में किन कला शैलियों के कला तत्व दिखाई देते हैं? आपको पता होगा दक्षिणी, क्योंकि जो वहां पर बाग बनाए गए हैं वहां पे आप देखेंगे क्यारी बद्ध या पंक्तिबद्ध जो पौधे लगाए गए हैं, पुष्पित पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ तमाम जो फव्वारे वगैरह प्रयुक्त हैं, ये सब कहीं कहीं दक्षिणी और इसके साथ साथ मुगल कला शैली की क्या है, विशेषता है। तो इस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि आप देखेंगे मैंने जैसे बूंदी के बारे में मैंने लिखा हुआ है, तो बूंदी के बारे में आप जब पढ़ते हैं, जैसे एक हम अलग से लिखते हैं कि इस शैली की क्या विशेषता है। जैसे अब हम बूंदी की बात करें तो देखेंगे आप, एक मिनट में आपको थोड़ा सा समझाना और चाहता हूं कि बहुत सारे जो नए बच्चे वह भ्रमित, पुराने बच्चों को तो सब तरीका पता है, लेकिन जो नए नए इस क्षेत्र में आते हैं उनके लिए परेशानी। अब देखिए जैसे बूंदी चित्र शैली की विशेषताएं, एक अलग से मैंने ये देखिए हेडिंग मैंने दिया हुआ है। अब आप इसमें पाएंगे, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है जैसे फव्वारों इत्यादि के जो दृश्य बनाए गए हैं वहां पर, ये देखिए आप देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, वहां पर दक्षिणी कला और इसके साथ साथ देखिए मुगल कला का प्रभाव। तो सवाल कहीं से नहीं जाएंगे जब आप एकाग्रता से पढ़ेंगे, मन को इन किताबों के साथ लगाएंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, शॉर्टकट नहीं, जीवन में कभी भी आसान तरीका मत ढूंढिएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक है। आप चलिए, जब आप उतर गए इस क्षेत्र में तो पढ़ने से क्या बचना भाई, ठीक है। चलिए कुछ और हम सवालों पर चर्चा कर लें, क्योंकि मैं उन्हीं सवालों पर चर्चा करना चाहूंगा जो थोड़ा सा आपके लिए जटिल है, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। हाँ देखिए एक सवाल ये गलत दिया हुआ है इसमें, जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उस्ताद था। यहाँ पर मिस्किन मंसूर, उस्ताद फकीरुल्लाह खान, ये जो मुख्य कलाकार थे वो शाहजहां के शासनकाल के थे, यहाँ पर मंसूर होना चाहिए। ये गलत सवाल है। देखिए एक सवाल पूछा गया है
कि जीवित लोगों के व्यक्ति चित्र भाव का वास्तविक चित्रांकन करना किसकी विशेषता है। आप ये किताब जब पढ़ेंगे ना, ये आपके बड़ी काम की है। अब मैं मुगल शैली खोलता हूँ, ये जो पेज है मैं उसे खोलता हूँ और सीधे हम पहुँचते हैं विशेषताओं पर। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप देखिए, मैं पीछे पहुँचता हूँ कि मुगल शैली की विशेषताएं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। अब ये देखिए, ये मुगल चित्रकला की विशेषताएं। अब हम इसमें कौन सा टॉपिक देखते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक हम खोजेंगे इसमें से व्यक्ति चित्रण। आप देखिए, व्यक्ति चित्रण। अब आप इसमें पढ़िए, देखिए मैंने कितना बढ़िया लिखा है। मुगल कालीन सभी सम्राटों ने व्यक्ति चित्रण पर विशेष बल दिया। देखिए, थोड़ा सा घुमा करके, लेकिन वही जो सेंस है वही। व्यक्ति चित्रण पर विशेष जोर दिया। यद्यपि व्यक्ति चित्रण की परंपरा का प्रचार प्रसार पर्सिया फारस में हुआ और फारस से यह कला आई थी। देखिए, ये सब जानकारी कहाँ आपको मिलेगा, जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तभी तो ये जानकारी पाएंगे आप। बाकी आप स्वतंत्र है, कुछ भी करिए मनमानी। तो देखिए, यहां पर मैंने एकदम स्पष्ट किया है कि यह जो परंपरा थी वो पर्सिया मतलब फारस से चल करके आई थी। अब देखिए, इसके अतिरिक्त पर्शियन चित्रों में भी व्यक्ति चित्रों का निरूपण किया गया। भारतीय चित्रों में व्यक्ति चित्रों का प्रचार प्रसार पहले से ही विद्यमान था। जैसे महाभारत के अनुसार चित्रलेखा ने बनाया था, चित्र व्यक्ति बनाए थे, जिससे राजकुमारी उषा के स्वप्न में आए राजकुमार की पहचान की जा सके। लेकिन देखिए, अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति चित्र भारतीय चित्रकला में पहले से ही विद्यमान था। मुगल चित्रकारों के लिए चित्रण कोई नवीन प्रक्रिया नहीं थी। मुगल दरबार में जो कलाकार मौजूद थे वह व्यक्ति चित्रण बनाने में दक्ष थे और इसके साथ साथ उन्होंने स्वाभाविकता के साथ काम किया। व्यक्ति चित्रकारी पहले से भारत में विद्यमान थी, लेकिन वह रूप नहीं दिखा। पहली बार, चूंकि यह कला देखा जाए मुख्य रूप से यह कला कहां से चली, पर्सिया से। चूंकि जो मुगल कालीन दो वरिष्ठ कलाकार थे, मीर सैयद अली अब्दुल समद, वह हुमायूं के साथ भारत आए और इन्होंने जो प्रमुख स्थान ग्रहण किया अकबर के शासनकाल में या उसके जो दरबारी कला है उसमें मीर मुसब्बिर थे, मुख्य चित्रकार नियुक्त हुए और इन्होंने ही देखिए इन विधाओं का प्रचलन किया यहाँ पर। तो ये जरूरी जानना है आपको कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, और इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन किताबों को पढ़ना बहुत। तो देखिए, मुगल अगर हम थोड़ा सा कुछ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहें तो हमारे देश में जो मुगल चित्रकला की उत्पत्ति हुई, इसने हमें क्या दिया। तो सबसे पहले आप देखिए, व्यक्ति चित्रों का निर्माण बहुतायत से स्वभाव के साथ साथ यथार्थ परक अंकन शुरू हुआ। इसके साथ साथ देखिए, स्याह कलम पर आधारित चित्रणकारी हुआ। इसके सवाल पूछा गया पिछली बार टीजीटी में, हाशिए। देखिए, जो हाशिए बनाने की कला है यह भी फारस की देन थी। ये जो फारसी चित्रकार थे वह फारस से यह विधा लेकर के आए थे। आप देखेंगे इस विधा का भी भारत में प्रचार प्रसार हुआ। तो कहने को देखिए एक बड़ा मुद्दा है बहस का, चर्चा का, और एक आध सवाल और हम हल करके इसे समाप्त करेंगे, जिसे हम, हाँ देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा गया है इसमें। अभी तक आप देखेंगे सवाल पूछा गया, अंतिम यात्रा किसका है, किसका चित्र है, अंतिम यात्रा की तकनीक क्या है, अंतिम यात्रा कहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन देखिए सवाल कितना बढ़िया पूछा गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा संपूर्ण चित्र में किस रंग का प्रयोग है, यह कौन सा रंग दर्शित है, यहाँ पर कौन सा कलर यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें देखिए नीला नारंगी। तो आप देखेंगे नारंगी रंग की एक आभा संपूर्ण चित्र में आपको दिख जाएगी, जर्नीज एंड या अंतिम यात्रा।
तो ये भी चित्र बहुत अच्छा, और मैंने आपको बताया था बहुत ही दार्शनिक चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का, और कुछ कला इतिहासकारों के अनुसार यह अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, इस किताब को जो केवीएस एनवीएस वाले बच्चे हैं, डीएसएसबी वाले बच्चे, केवीएस की परीक्षा होने वाली है, इसे आप जरूर लेकर के पढ़ें, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैं कुछ सवालों पर चर्चा करूं तो ये देखिए सीधे सीधे ये क्या है, मुगल बादशाह शाहजहां अपने पुत्र दारा शिकोह की बारात में जाते हुए, इस चित्र से संबंधित सवाल पूछा गया। मतलब हर टॉपिक से मैंने देखा कुछ न कुछ सवाल पूछा गया, तो इसे आप लेकर के जरूर। ये देखिए ये पूछा, एक सवाल पूछा, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। सवाल ये पूछा कि गोवर्धन पर्वत, जो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है, ये चित्र है, इसके पीछे जो पर्वत और ये जो पहाड़ी दृश्य दिखाए गए इस पर किसका प्रभाव है? तो सही, कुछ लोगों ने गलत समझा, ये सही बात है, चीनी प्रभाव है। क्योंकि आप चीन में देखेंगे या जापान में देखेंगे, लैंडस्केप एक बड़ी विशेषता है, और यह प्रभाव, चूंकि आप देखिए मुगल शैली की हम बात करते हैं, मुगल शैली में चीनी प्रभाव भी दिखाई देता है, मुगल शैली में हिंदू, पर्शियन, ये सब प्रभाव दिखने लगता है, यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय प्रभाव। यह यूरोपीय, जैसे हम पर्सपेक्टिव वगैरह की बात करते हैं, तो आप देखिए अकबर के शासनकाल से ही पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य दिखने लगता है, और जहांगीर के शासन काल में यूरोपीय कलाकृतियों की हूबहू देखिए प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी, और वहीं देखिए शाहजहां के शासन काल में भी तमाम यूरोपीय चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई गई। तो इन सब वादों का प्रभाव था। अगर आप गहराई से पढ़ेंगे सारे सवाल आपके सही हो। देखिए एक सवाल ये भी पूछा, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का, ये देखिए एक सवाल पूछा है कि इसे किसने चित्रित किया था, तो आप इसमें पा जाएंगे किसने चित्रित किया था, उत्कल राम। आप देखेंगे इसमें भी मैंने दिया हुआ, इस किताब में भी पाएंगे, इस किताब में आप पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तमाम ऐसे सवाल इससे पूछे गए। जैसे देखिए अगर हम कुछ और बात करें, जैसे हम कुछ मॉडर्न पे बात कर लें, आपको लगेगा कि सर मॉडर्न पे बात नहीं कर रहे हैं, तो देखिए मॉडर्न पर अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए, अब जैसे ये पहले ही चित्र देखिए इनका है, ये देखिए आप, चुगताई साहब का चित्र, राधिका। अब ये पूछा कि राधिका कहाँ पर संग्रहित है, तो आप देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। चित्रों में देखिए जो कैप्शन, आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये किताबें लिखी जाती हैं। तो इस तरह के सवाल आए हैं। और डीपी राय चौधरी के बारे में पूछा गया कि गवर्नमेंट कॉलेज चेन्नई में कौन सबसे पहले भारतीय प्राचार्य बन करके गए, देवी प्रसाद राय चौधरी। इसके साथ साथ भी देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जैसे कुछ हम सवालों पर और चर्चा करें, जैसे देखिए, जैसे मैं ये देखिए यामिनी राय, सवाल पूछा, देखिए नए सिरे से सवाल पूछा गया है कि ये जो चित्र है माँ और शिशु, यामिनी राय का जो चित्र माँ और शिशु है, इसमें इस चित्र में कौन सी मुद्रा दिखाई? देखिए त्रिमुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, आप देखिए ना, त्रिभंग मुद्रा आप देख सकते हैं, माँ और शिशु। तो देखिए हर चीज को मैंने इस किताब में लिखा है, जो भी मेरे पास विवेक था, मेरे पास बुद्धि ने जो काम किया, मैंने सारा काम अच्छा किया। और अगर इस किताब से कोई सवाल नहीं फंसेगा तो किसी भी किताब से नहीं फंस सकता, इतना मैं आपको बता सकता हूं, दावा कर सकता हूं इतना। तो इन किताबों को अच्छे से पढ़िए। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि आप उन्हें देख करके सोच सकते हैं कि आप देखिए ये, आप देखिए हुसैन साहब की ये कलाकृति पूछी गई, और ये पूछा गया कि इसमें इसे कितने प्रकार से विभाजित किया जा सके, या इसमें कितना विभाजन है। तो आप देखिए इसमें 3, आप देखेंगे ना, ये देखिए त्रिफलक, एक तरह से देखिए 3 फलक आप देखेंगे, ये आप देखेंगे चित्र में 2 लकीर है, त्रिफलक है, एक तरह से ट्रिप्टीज। तो देखिए सब इसमें आपको मिलेगा। लेकिन अब यह है कि मेहनत तो आपको करना। अब देखिए यहाँ पे रामकिंकर बैच का एक है, अब आप देखिए इसमें, आप देखिए सीधे सीधे एक कुत्ता दिखा है। सवाल पूछा गया संथाल परिवार में किस पशु को दिखाया गया, आप देखिए कुत्ता। अगर आपने चित्र देख लिया है तो भी आप वहां पर जाकर के इस सवाल का उत्तर सही कर आए होंगे। तो सब कुछ दिया है मैंने। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से सवालों को सही करते हैं। देखिए सारे सवालों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे।
रही बात आपकी, आपको मेहनत करना ही होगा। बिना मेहनत किए, अब देखिए ये देखिए भंवर, मतलब हर पेज से सवाल पूछा गया। आप देखिए ये भंवर, ये जो किताब है आप देख सकते हैं। तो जी.आर. संतोष के बारे में यही सवाल पूछा गया कि क्या है नवतांत्रिक कलाकार है। आप देखिए मैंने लिखा भी हुआ है। पढ़िए, ढंग से पढ़िए, एक ही किताब आप पढ़िए, 100 बार पढ़िए, उसी से आपका। अब देखिए एक सवाल पूछा गया राजस्थान में, ये तो कॉमन चीज है, आप सबको पता है, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, ये भूपेन खक्कर जी का काम है, ये कॉमन चीज है, लगभग सभी ने लिखा है। तो इस तरह के जो सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार, उनका उत्तर मैंने बहुत ही मेहनत से, सब इसमें मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने इस किताब को तैयार किया हुआ है। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ढंग से इन किताबों को पढ़ें। और देखिए इसको भी लेकर के सवाल पूछा गया, ये अशोक के स्तंभ को लेकर के सवाल पूछा गया। तमाम सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, लेकिन शर्त ये है कि इन किताबों को आपको मेहनत से पढ़ना होगा, तभी जाकर के सवाल आप सही करके आ पाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कभी किसी टॉपिक पर मिलते हैं, तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।